हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लेट्स रीड। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी सेट का सिलेबस पेपर 1 का जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1। पेपर 1 को लेकर स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये किन यूनिट्स को कवर करके वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज हम इन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो पहले पैटर्न को समझ लेते हैं। पेपर 1 में जो आपके पास 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें से कि आपको 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है और 1 आवर आपको दिया जाता है। 10 यूनिट्स आपके पास होती हैं, जिसमें से कि हर एक यूनिट में से आपके पास कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 5 क्वेश्चंस। तो क्या पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती? तो जो पेपर 1 है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और अगर हम बात करेंगे लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी की, तो नेट के कंपैरिजन में सेट का जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी होता है वो काफ़ी मतलब कम रहता है कि नेट के बराबर जो है डिफ़िकल्ट पेपर नहीं आता। तो आप पेपर 1 में जो है एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं सारी यूनिट्स को, 10 यूनिट्स को, जिसमें से कि पहली जो यूनिट है आपके पास, यूनिट 1, वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। जिन स्टूडेंट्स ने बीएड की होती है या टीचिंग से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा होता है, उनके लिए ये यूनिट थोड़ी सी इजी हो जाती है। पर जिन स्टूडेंट ने टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा होता, वो भी कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड की जो यूनिट है इसमें बहुत ही ज़्यादा बेसिक सिलेबस है, जिसको आप 1-2 बार पढ़ोगे तो आप ईजिली 5 क्वेश्चन को आराम से स्कोर कर पाओगे। तो इसमें जो टॉपिक्स हैं वो है टीचिंग, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव। तो टीचिंग हमारे पास क्या होती है, इसमें आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो इंडियन थिंकर्स हैं उन्होंने टीचिंग के बारे में क्या बोला। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें टैगोर की, तो टैगोर ने किस तरह की टीचिंग या किस तरह की एजुकेशन की बात की थी? तो उन्होंने की थी सेल्फ रियलाइजेशन की बात। अब हमारे पास जैसे विवेकानंदा है, विवेकानंदा ने किस तरह की एजुकेशन की बात की थी? मैन मेकिंग एजुकेशन की बात। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपसे टीचिंग में पूछे जाते हैं। फिर आता है लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग को हम तीन लेवल्स में डिवाइड करते हैं: मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। तो इसमें क्या कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेमोरी लेवल क्या होता है? मेमोरी लेवल में हम बात करेंगे जैसे कि जब स्टूडेंट्स को सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें बताई जाएंगी। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या आता है हमारे पास कि जब बच्चा अंडरस्टैंड करके टॉपिक्स को पढ़ेगा। और रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या आता है हमारे पास? जब हमारे पास एक स्टूडेंट जो है उसको वो फैक्चुअल चीज़ें भी याद करेगा, उसको समझेगा भी और रियल लाइफ में भी उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये जो है तीनों, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आपको पढ़ना पड़ेगा कि इनके प्रोपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कि किसने मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल दिया था। फिर आती है करेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो ये करेक्टरिस्टिक्स आएंगी टीचिंग की और लर्नर की। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, फिर हो जाता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट एडल्ट लर्नर्स। और किस बेसिस पे उनकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है? उनके एकेडमिक, सोशल एंड इमोशनल, कॉग्निटिव बिहेवियर के बेसिस पे। फिर आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आपको पता है कि एक जो स्टूडेंट है या एक लर्नर है, वो कोई भी दो एक दूसरे से अलग होते हैं, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आता है हमारे पास लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। तो लर्निंग एनवायरनमेंट किस तरह का स्टूडेंट्स को प्रोवाइड होना चाहिए, या किस तरीके से इंस्टीट्यूशन में एक अच्छा हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट होगा, उस तरीके के क्वेश्चन आपसे इस यूनिट में पूछे जाएंगे। फिर इस यूनिट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड। तो टीचर सेंटर्ड मेथड हमारे पास क्या होता है? टीचर सेंटर्ड मेथड में हम बात करते हैं जिसमें कि टीचर क्या होता है? सेंटर में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी से लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में क्या होता है हमारे पास? एक जो टीचर है वो अपना लेक्चर प्रपोज करता है स्टूडेंट्स के सामने, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं? पैसिवली सिर्फ सुनते हैं। तो वो हो गया टीचर सेंटर्ड। अब हम बात करते हैं जैसे लर्नर सेंटर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी से प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है कि एक जो लर्नर है वो अपनी एक्टिविटी खुद करता है, और जब उसको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो वो सिर्फ टीचर से पूछता है, पर उसकी उस एक्टिविटी को वो खुद एग्जीक्यूट करता है। तो ये आ जाते हैं लर्नर, जिसमें क्या होता है कि लर्नर सेंटर में होता है, वो होता है लर्नर सेंटर मेथड। तो पहले भी सेट के पेपर में लर्नर सेंटर्ड मेथड से प्रीवियस ईयर में एग्जाम पूछा गया है। तो आपको टीचर सेंटर्ड मेथड के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं और लर्नर सेंटर्ड मेथड के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं उसको पढ़ के जाना है। फिर आते हैं स्वयं प्रभा और मूक।
ये इस यूनिट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्वयं की फुल फॉर्म क्या होती है, ये कब आया और कौन कौन से इसके नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, या मूक की फुल फॉर्म क्या होती है, या इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या हैं, या स्वयं प्रभा कि स्वयं प्रभा में कितने चैनल्स हैं, या किस कौन कौन से वो चैनल्स हैं। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कि टीचिंग को कौन कौन से सिस्टम जो सपोर्ट करते हैं, उसके ट्रेडिशनल मेथड क्या थे, और आजकल जो मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड मेथड है वो कौन कौन से हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। टाइप ऑफ इवैल्यूएशन में हम बात करेंगे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की और समेटिव इवैल्यूएशन की कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होती है, समेटिव इवैल्यूएशन हमारे पास क्या होती है। फिर आता है इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अब आपसे जैसे कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को क्या बोलते हैं, CBCS, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप ज़रूर करके जाना, और इनको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और एक दो टॉपिक्स है जो इस यूनिट में हमारे पास मेंशन नहीं है, जैसे कि हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन की कि एजुकेशन की कौन कौन सी फॉर्म होती हैं, जिसमें आएंगे हमारे पास फॉर्मल, सेकंड आएगी इनफॉर्मल, या थर्ड आएगी नॉन फॉर्मल। इसकी आपको डेफिनेशन पढ़ के जाने की, फॉर्मल क्या होती है, इनफॉर्मल क्या होती है, नॉन फॉर्मल क्या होती है। ठीक है। फिर आता है सेकंड चीज़ कि ब्लूम टेक्सोनॉमी कि जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है वो आपको पढ़ के जानी है। ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, पर इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब जैसे एक और टॉपिक है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब क्या होता है? ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब होता है कि जब आप क्या करते हो, ऑफलाइन के साथ साथ आप ऑनलाइन चीज़ों का भी यूज़ करते हो, उसको बोलते हैं मिक्स्ड लर्निंग। मतलब कि ब्लेंडिंग लर्निंग एक स्टूडेंट कर रहा है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एक और, वो है 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन। फुल पिलर ऑफ एजुकेशन के लिए जो थे कि लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर, जो कि किसने दिए थे हमारे पास, यूनेस्को ने दिए थे। ये भी ज़रूर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास यूनिट सेकंड, जो कि है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में सबसे पहले हमारे पास रिसर्च का मीनिंग, टाइप एंड करेक्टरिस्टिक्स। रिसर्च होती क्या है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स में आप लोग पढ़ के जाना ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, एक्यूरेसी या क्रेडिबिलिटी, कि इन ये जो टर्म्स है इसके मतलब क्या होते हैं। इस तरीके से के क्वेश्चन आपसे रिसर्च के करेक्टरिस्टिक्स में पूछे जाएंगे। फिर आता है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। पॉजिटिविज्म में क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिविज्म में हमारे पास बोला था कि इन्फॉर्मेशन जो है वो गेन होगी किसके थ्रू, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ये बोला था हमारे पास ऑगस्ट कॉम्टे जो है हमारे पास फादर ऑफ सोशियोलॉजी, उन्होंने पॉजिटिविज्म अप्रोच दी थी। फिर बाय द टाइम जब ज़्यादा रिसर्च हुई तो हमारे को पता चला कि जो सोसाइटी होती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, उसमें बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स होते हैं या फैक्टर्स होते हैं। तो उस अप्रोच को क्या बोलते हैं हमारे पास, पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। तो ये दो टर्म्स भी आप पढ़ के जा सकते हो। मेथड ऑफ रिसर्च में हमारे पास जो यहाँ पे दिए हैं वो दिए हैं एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये तो आपको पढ़ के जानी है। इसके अलावा और भी एक दो टाइप की रिसर्च होती हैं, वो भी आपको अच्छे से कवर करके जानी है। एक्सपेरिमेंटल में आप पढ़ के जाओगे कि मैनिपुलेशन क्या होती है, ठीक है, कंट्रोल्ड वेरिएबल क्या होते हैं, वो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डिस्क्रिप्टिव में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें क्या करते हो आप, जब आप डिस्क्राइब करते हो किसी फिनोमेना को, जिसमें आप आंसर करते हो क्वेश्चन लाइक कि कैसे ये हुआ, कब ये हुआ, कहाँ ये हुआ, जिसमें से कि दो टर्म्स और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़। हिस्टोरिकल में हम बात करते हैं जो फिनोमेना हमारे पास हिस्ट्री में हुए होते हैं उसको हम किस तरीके से स्टडी करते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड, ये जो होते हैं एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। क्वालिटेटिव में हम बात करते हैं प्रोसेस की, एक्सपीरियंस की, और ये सब्जेक्टिव अप्रोच होती है। और क्वांटिटेटिव मेथड में हम बात करते हैं डाटा की, नंबर्स की या स्टैटिक्स की, और ये कैसी अप्रोच होती है, ऑब्जेक्टिव। फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है स्टेप्स ऑफ रिसर्च। कि रिसर्च क्या होती है, हमारे को पता है एक साइंटिफिक प्रोसेस होती है, तो उसके डेफिनेट कुछ स्टेप्स होंगे कि
जब आप एक रिसर्च रिपोर्ट लिखोगे तो उस रिपोर्ट को आप बनाओगे कैसे, कि पहले आपको एक प्रॉब्लम पता होगी, फिर आप उसका रिसर्च डिज़ाइन करोगे, उसके सैम्पल्स होंगे, फिर आप डाटा कलेक्ट करोगे, उसको एनालाइज करोगे उस डाटा को, और फिर आप अपनी रिसर्च रिपोर्ट पर करोगे। तो ये स्टेप्स ऑफ रिसर्च में आएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है हमारे पास फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। तो रेफरेंसिंग का मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपको जब आप किसी के आइडियाज़ को एक्नॉलेज करोगे अपनी रिसर्च रिपोर्ट में, तो उसको आपको किस स्टाइल से रेफ़र करना है, तो वो आता है स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग में। तो फिर आता है रिसर्च एथिक्स। तो रिसर्च एथिक्स में क्या होता है हमारे पास कि रिसर्च को कंडक्ट करने के क्या होते हैं, कुछ पर्टिकुलर एथिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंशियलिटी या नॉन बायस्ड अप्रोच। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, रिसर्च एथिक्स में, जिनको कंसीडर करके ही आपको रिसर्च करनी होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट नंबर थर्ड में आता है आपको कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें कि आपसे कॉम्प्रिहेंशन में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज को देख के ही आपको सारे क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। तो एटलीस्ट आप कॉम्प्रिहेंशन को गलत करके मत जाइए, 1-2 बार आप कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें से कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। तो 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से करेक्ट करने ही करने हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास यूनिट नंबर 4, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीनिंग, टाइप एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आपसे जो मीनिंग, टाइप एंड करेक्टरिस्टिक्स है, इसमें से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 4 आपके पास स्टेटमेंट थे कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा वैलिड है या लीस्ट वैलिड है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें कि जो कि आप ओरली और रिटर्न बेसिस पे कर सकते हो, या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है जो कि जैसे फेशियल एक्सप्रेशन या टच या पोस्चर या जेस्चर, इस तरीके से क्या होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आता है इंटर कल्चर और ग्रुप कम्युनिकेशन और क्लास कम्युनिकेशन। इंटर कल्चर कम्युनिकेशन जैसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल, वैसे क्या होता है इंटर कल्चर। एक जो कल्चर होता है उसकी क्या होती है, अपनी स्पेसिफिक कुछ लैंग्वेज होती है, फूड होता है, म्यूज़िक होता है, या सोशल हैबिट्स होती हैं। तो जब वो फूड कल्चर, म्यूज़िक, 2 कल्चर्स के बीच में इंटरेक्ट होता है, उसको बोलते हैं इंटर कल्चर कम्युनिकेशन। फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो आता है बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आप स्पेसिफिक टर्म्स पढ़ के आपको जानी पड़ेगी। फ्रेम ऑफ रेफरेंसिंग क्या होती है, सिलेक्टिव परसेप्शन क्या होती है कि जब हम बात करने में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ले आएंगे या हमारे पास सिमेंटिक बैरियर बहुत ज़्यादा होंगे, तो वो सारे क्या होते हैं, बैरियर ज़्यादा आते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। इसमें से भी क्या है, आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं। तो बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और फिर इसमें से कि एक और जैसे टॉपिक है जो इसमें मेंशन नहीं है, वो है इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है और इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। ये दोनों टर्म्स जो है, ये दोनों टर्म्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं हमारी कम्युनिकेशन को, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो ये यूनिट भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है, मतलब अगर आप एक बार इन टर्म्स को पढ़ लोगे और थोड़ा सा समझ लोगे तो ये आप काफ़ी ईजिली इसमें स्कोर कर लोगे। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास यूनिट नंबर 5, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसमें आपको पढ़ना है टाइप ऑफ रीजनिंग कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। उससे भी आपसे प्रीवाईक्यूज़ में प्रीवियस ईयर में आपसे पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग से, या एनालॉजी क्या होती है उससे। फिर आते हैं नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, कोड एंड रिलेशनशिप। ये जो टॉपिक है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये ईजी भी बहुत ज़्यादा है और आता भी हर बार है। नंबर सीरीज़ में आपको पता है कि आपके पास नंबर दिए होंगे, जैसे कोई दिया होगा 2, 4, 6 या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, नेक्स्ट होगा आपके पास 10। तो आपको सिर्फ फाइंड आउट करना होता है कि ये नंबर कौन सा है। या लेटर सीरीज़ में भी आपको सेम सीक्वेंस दिया होता है, या कोड या रिलेशनशिप में भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं आप और इसमें ईजीली स्कोर कर सकते हो। फिर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में जो आपको इम्पॉर्टेंट है वो है फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप जब आप इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आप इजीली सॉल्व कर पाओगे और इसकी
ट्रिक्स होती हैं जो आप यूट्यूब किसी भी यूट्यूब चैनल पे सर्च करके आप देख सकते हो। तो ये वाला टॉपिक भी क्या हो जाता है हमारे पास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग जो हमारे पास यूनिट है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मान सकते हैं हम, पर हमारे को पता है कि जो सेट का लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू नेट के। तो इसमें से जो हमारे पास आपको टॉपिक्स कवर करने हैं वो करना है आर्ग्यूमेंट की फॉर्म्स क्या होती है, ठीक है, प्रोपोजिशंस क्या होते हैं, और इसमें जो आपको ज़रूरी करना है वो करना है इंडियन लॉजिक, मीन्स ऑफ नॉलेज, प्रमाणास जिसमें कि परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन, वर्बल टेस्टोमनी, इम्प्लीकेशंस एंड नॉन एप्रीहेंशंस, ये आपको ज़रूरी करना है। इसकी क्या करो, आप एक बार डेफिनेशंस अगर आप पढ़ लोगे, डेफिनेशंस समझ लोगे इन टॉपिक से, तो आप क्या कर सकते हो, इस टॉपिक को आराम से सॉल्व कर सकते हो, इजीली स्कोर कर सकते हो। और फिर आता है अनुमाना, व्याप्ति एंड हितवाभास। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका एक सीक्वेंस होता है, वो भी आप याद करके जा सकते हो, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग के जो प्रीवियस ईयर में पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईजी पूछे गए हैं। तो अगर आप इस यूनिट को एक बार पढ़ लोगे अच्छे से तो आप इजीली स्कोर कर लोगे। नेक्स्ट हमारे पास DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। DI में क्या होता है, DI में आपको दिए होते हैं या तो बार चार्ट, या तो हिस्टोग्राम, या तो पाई चार्ट, टेबल चार्ट, या लाइन चार्ट, या मैपिंग ऑफ डाटा। इसमें आपको टेबल्स दिया होगा जिसमें कि आपको या तो परसेंटेज निकालनी होती है, या आपको रेशो निकालना होता है, या आपको परसेंटेज के बेस पे बताना है कि टोटल कितने हैं, या एवरेज निकालनी होती है। तो DI में आपको मैक्सिमम परसेंटेज से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस DI के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो, बार बार सॉल्व करो, इसमें भी आप इजीली स्कोर कर सकते हो। थोड़ा सा ये टॉपिक जो होता है टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि जब आप पहली बार परसेंटेज को क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसको सॉल्व करने में। तो जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर वो आप क्या होता है क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो 5 क्वेश्चन, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है कि जब मैथ्स में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होते, मतलब अगर आप एक बार अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो आपका राइट आंसर आएगा, तो आपको पता होगा कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन सही है ही नहीं है मतलब। तो DI भी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास ICT में आपसे पूछे जाता है जर्नल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी। ये टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है, ये आपको ज़रूरी कवर करना है। ICT की टर्मिनोलॉजी में हम बात करेंगे, जैसे कि कंप्यूटर्स कितने तरह के होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर जनरेशन्स कितनी हैं, और उन जनरेशन्स की मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या थी, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, मेमोरी से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, और कंप्यूटर नेटवर्क्स कितने, लैन मैन नेटवर्क्स कितने तरीके के होते हैं, या वायरस से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये टॉपिक्स क्या होते हैं, इसके ये टॉपिक क्या होता है, इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इंटरनेट, इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ईमेल से आपको डोमेन से PYQs में 2 बार क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सा डोमेन नेम नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको गलत नहीं करके जाने हैं। और आपके पास इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो आता है MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, उससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट इसमें है डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। ये जो आपके पास टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि इससे आपके यूनिट 1 से भी क्वेश्चन आते हैं और ये रिलेटेड है यूनिट 10 के साथ भी। तो ये जो टॉपिक है ये तीनों यूनिट से, यूनिट 8th में भी आता है, यूनिट 1st में भी आता है और यूनिट 10 में भी आता है। तो ये आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। अब डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन में कौन कौन से टॉपिक, जैसे कि स्वयं प्रभा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ई ज्ञान पाठशाला, या फिर ई ज्ञान कोश, या दीक्षा, इस तरीके से जो ये टॉपिक्स हैं इसके बारे में आप पढ़ के जा सकते हो। ये एब्रीवेशंस क्या है, ज़्यादा ज़रूरी हैं यूनिट 8 के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास पीपल एंड एनवायरनमेंट। पीपल एंड एनवायरनमेंट क्या है, इस पूरे सिलेबस की सबसे बड़ी यूनिट है। तो इसमें से भी आपको अगर स्पेसिफिकली टॉपिक पढ़ना है जो कि ज़रूरी है वो आता है मिलेनियम डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए थे हमारे पास 2015 में, और इनको टारगेट पूरा करना है, ये कब तक आए हैं 2030 तक। कितने हैं ये, 17 गोल्स। इस 17 गोल्स में भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक तो आपको इनका सीक्वेंस याद करना है 17 का, ठीक है, और इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है वो हो जाता है गोल नंबर 4, जो कि किससे रिलेटेड है, क्वालिटी एजुकेशन से। क्वालिटी
एजुकेशन से, तो क्वालिटी एजुकेशन से जो रिलेटेड गोल है, जैसे गोल नंबर 1 है हमारे पास नो पॉवर्टी, गोल नंबर 2 है ज़ीरो हंगर, थर्ड है गुड हेल्थ, फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ है जेंडर इक्वालिटी। इस तरह से आप इसका सीक्वेंस याद कर सकते हैं, आपसे सीक्वेंस से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एनवायरमेंटल इश्यूज़ कौन सा, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन से भी आपसे PYQ में पहले क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फिर आता है इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है ये लास्ट वाला, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। डायरेक्ट भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया हमारे पास। फिर आता है नेशनल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एफर्ट्स, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट और इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये कब, ये जो हमारे पास जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं ये कब ये आए, ठीक है, कहाँ इनका हेड क्वार्टर है और कौन कौन से इनके मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ वी से इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये कहाँ है, ये कब आया और ये कहाँ, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो है गुरुग्राम में, ठीक है। और इसका एम क्या था, और गुरुग्राम में इंडिया में है ये, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जाता है, तो ये वाला टॉपिक भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट यूनिट जो कि है हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन इस सिस्टम में सबसे पहले क्या आता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एनिशेंट इंडिया। एनिशेंट इंडिया की जब हम बात करेंगे इसमें कौन सा ज़रूरी टॉपिक है, इसमें आता है जैसे यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी, तक्षशिला, नालंदा, ठीक है, विक्रमशिला या वल्लभी यूनिवर्सिटीज़, इस तरह की यूनिवर्सिटी आपसे पूछी जा सकती हैं। और आज के इंडिया में ये यूनिवर्सिटीज़ कहाँ थी, उस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता है इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में कौन कौन से हमारे पास कमीशन आए, फॉर एग्जांपल वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन या सैडलर कमीशन, वो कब आए या उनका मेन एम क्या था, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर इसमें क्वेश्चन आफ्टर द इंडिपेंडेंस भी आपसे पूछे जाते हैं कि जैसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कब आया, ठीक है, कोठारी कमीशन से आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं, NEP से जो आई थी 1964 में आई थी, कोठारी कमीशन आया था 1964 में, NEP आई थी 1968 में या 86 में भी आई थी, और जो अभी लेटेस्ट 2020 आई है उससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हायर एजुकेशन में प्रोफेशनल टेक्निकल स्किल्स, स्किल बेस्ड एजुकेशन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस यूनिट में वो आ सकते हैं कि जैसे जो हमारे पास हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जैसे NCTE हो गया, NCERT हो गया, IGNOU हो गया या AICTE हो गया। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनके हेड क्वार्टर्स कहाँ हैं और ये कब आए, कौन सी ईयर में आए, या जैसे मिड डे मील हो गया, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, इनके क्या, इनका नेशनल फ्लैगशिप था या कब ये आए और क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स थे। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इस यूनिट में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, टॉपिक जो है उससे क्वेश्चन आ सकते हैं NIRF की रैंकिंग, NIRF की 2023 की रैंकिंग। NIRF की फुल फॉर्म भी आ सकती है जो होती है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023। इसमें किसकी रैंकिंग, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज की या यूनिवर्सिटीज़ की या कॉलेज की या ओवरऑल जो रैंकिंग है, ये आपको एक बार देख के जाने की टॉप किसने, किस यूनिवर्सिटी ने या किस कॉलेज ने, या ओवरऑल रैंकिंग NIRF के अकॉर्डिंग किसकी थी, वो क्वेश्चन आप इसमें पढ़ के जा सकते हैं। तो हायर एजुकेशन से इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये था हमारे पास यूनिट 10 का पूरा सिलेबस, डिटेल सिलेबस। किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने का तरीका होता है कि एक बार आप क्या करें, उस टॉपिक को अच्छे से रीड आउट करें और फिर टॉपिक को अच्छे से रीड आउट कर लिया, समझ लिया, और फिर क्या करें, उसके MCQs को प्रैक्टिस करें। MCQ को प्रैक्टिस करके क्या होता है कि आपको पता चलता है कि किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए टीचिंग हर एक यूनिट से
20 क्वेश्चन लाऊंगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो आप उस सीरीज़ को भी फॉलो करिए। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड की जो सीरीज़ है उसके टीचिंग एप्टीट्यूड की 20 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके पास क्या होगा, 20 क्वेश्चन के साथ साथ और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं डिस्कस हो जाएंगे डिटेल में। तो ये एक अच्छी अप्रोच होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।